रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। क्लियर? मौलिक अधिकार और निदेशक तत्व के मध्य संबंध। ठीक। अब अगर ये फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट यहां, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका मेंस में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, मेंस में। फंडामेंटल राइट स्टेट के लिए निगेटिव है, ठीक, जबकि स्टेट के लिए डीपीएस पॉजिटिव। मतलब समझ रहे? बढ़ावा दे। अब नहीं, बहुत गुड, बहुत अच्छा। अब इतना तो याद है, कैसे कम करती है, कैसे बढ़ावा देती है। नहीं, एक निगेटिव इन द सेंस कि फंडामेंटल राइट स्टेट के एरिया को या पावर को लिमिटेड करती, और लिमिटेशन किस अकॉर्डिंग? आर्टिकल 13 कि राज्य ऐसा कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का फॉर्मेशन नहीं करेगा जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो। पहुंचना तो सबको एक ही जगह है, ठीक नहीं? 13 का मतलब जो तुम कह रही हो, तुम्हारे सेंटेंस में कहीं भी जुडिशियल रिव्यू नहीं आएगा, ठीक। और जब तक जुडिशियल रिव्यू के पावर को एनालाइज नहीं करोगे, तब तक स्टेट के पावर को या स्टेट की स्थिति को लिमिट में नहीं ला सकते, ठीक। और स्टेट का जो डीपीएसपी है पॉजिटिव है, वह पॉजिटिव है आर्टिकल 38 मीन्स प्रमोट द वेलफेयर, प्रमोट द वेलफेयर। और वेलफेयर में स्टेट का वर्किंग एरिया क्या होगा? ज्यादा होगा, बड़ा बड़ा होगा। समझ रहे कि नहीं? तो स्टेट का यह एरिया या स्टेट की यह स्थिति जब बड़ी होगी, ज्यादा होगी, तो स्टेट का वर्किंग क्षेत्र क्या होगा? बड़ा होगा। और निगेटिव होने का मतलब कि फंडामेंटल आर्टिकल 13 इस फंडामेंटल राइट स्टेट के एरिया को सीमित करता है। मीन्स फंडामेंटल राइट स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, और डीपीएसपी स्टेट को पावर को क्या करता है? एक्सटेंड कर देता, बढ़ा देता है, ठीक। दूसरा, अगर हम इमरजेंसी प्रोविजन लेकर चले तो इमरजेंसी प्रोविजन में फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट है, यानी फंडामेंटल राइट को सस्पेंशन या सस्पेंडेड किया जा सकता है। और यहां पर है कि नो सस्पेंशन ऑफ डीपीएसपी इन इमरजेंसी प्रोविजन। इसको नोट करते हुए चलिएगा। थर्ड पॉइंट है कि अगर थर्ड पॉइंट
तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के बीच अगर रिलेशन को एनालाइज करते हैं, रिलेशन को देखते हैं, तो इस रिलेशन के बीच दो कंडीशन है, दो कंडीशन, एक जनरल कंडीशन है और एक स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजन है। क्लियर? जनरल कंडीशन में फंडामेंटल राइट सुपरसीड करेगा डीपीएसपी पर। इसमें कौन बड़ा हो गया? फंडामेंटल राइट ना डीपीएसपी, यानी फंडामेंटल राइट जनरल कंडीशन में डीपीएसपी को सुपरसीड कर जाएगा, ठीक। बट स्पेशल प्रोविजन ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 39 बी एंड सी, ठीक। और यहां पर फंडामेंटल राइट के ऊपर डीपीएसपी सुपरसीड कर जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन खड़ा होता है, क्वेश्चन खड़ा होता है कि आर्टिकल 39 बीसी क्या है? व्हाट इज द आर्टिकल 39 बीसी? तो आर्टिकल 39 बीसी को मिला देंगे, यही है आपका सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस। और सोशल जस्टिस के बिहाफ पर, ठीक, अब सुनिएगा, डीपीएसपी का ऑब्जेक्ट है, डीपीएसपी का ऑब्जेक्ट है सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। क्लियर? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। अब सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, तो यहां पर अगर हम सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी एंड लिबर्टी, सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी एंड लिबर्टी, क्योंकि डेमोक्रेसी लाइफ स्टाइल भी है, डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल सिस्टम भी है। क्लियर? तो अगर इक्वलिटी एंड लिबर्टी अगर ये है, तो इक्वलिटी लाने के लिए अगर सोसाइटी में कमजोर लोगों ये और ये स्थिति है, ठीक। तो अगर इस कमजोर लोगों को ऊपर उठाना है, इनको ऊपर उठाना पड़े, इनके पैरेलल लाने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा? ऐसा है कि तुम हमसे छोटी हो, हमारा गर्दन काट दो, तुम्हारे पैरेलल आ जाएंगे। हमारे हाइट और तुम्हारे हाइट में डिफरेंस ये है कि तुम छोटी हो तो हमारा गर्दन काट दो, तो उसका एक स्पेशल प्रोविजन है ना। हाँ, तो वही स्पेशल प्रोविजन तो रिजर्वेशन है, आरक्षण तो वही है। अब इस रिजर्वेशन से आर्टिकल 14, 15 और 16 का वायलेशन होता है कि नहीं? और इस रिजर्वेशन का ऑब्जेक्ट क्या है? तो इस रिजर्वेशन का ऑब्जेक्ट क्या है? सामाजिक न्याय की स्थापना करना। तो क्या इस वायलेशन को रोकने के लिए व्यक्ति के पास 32 एंड 226 में रिट निकालने का अधिकार होता है? बस यही तो है।
यही चीज मैं प्रूव कर रहा था कि ये जो 39 BC है, इस तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। क्लियर? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब कि राजनीतिक रूप से सभी लोगों को ये चीज मिली हुई है। ठीक, डीपीएसपी सोशल इकोनॉमिकल भी है, इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। अब समझ में आ गई बात? अब नोट कर लीजिए। अरे सब लोग लिख लो, कहीं से कुछ समझ में आएगा। संविधान राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, लेकिन सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं करता है। और जब तक सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक राजनीतिक लोकतंत्र मजबूत और सुदृढ़ नहीं। ईडब्ल्यूएस आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों, नहीं धर्म के कानून से नहीं, वहां पर भी रेगुलेशन। अभी नहीं बता रहे थे कि सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इराक, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इन सभी जगहों पर व्यक्तिगत मामले को रेगुलेट किया गया है, लेकिन भारत में नहीं। जबकि संविधान को लागू हुए 74 ईयर्स हो चुके। ठीक, क्लियर हो गया? और अब उसके बाद आपका इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ एसपी, निदेशक तत्व का महत्व। कैसे? 14 कानून के समक्ष समानता है कि नहीं? तो वह दोनों चीजें के लेने के बाद 14 का भी वायलेशन होता है कि कानून की दृष्टि में सभी लोग समान है कि नहीं। तो 15 में भी तो यही कहता है कि स्टेट नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन कास्ट, रिलीजन एंड रेस एंड रेजिडेंस बेस। बट 15(3), 15(4), 15(5) में डिस्क्रिमिनेशन कर देता है कि नहीं? उसका प्रयोग किया जाए। तो ये चीज है। अब आरक्षण गलत नहीं, बस उसका इम्प्लीमेंट गलत है, वह गलत है, उसको लागू करना गलत है। एक आरक्षण का मतलब होता है स्पेशल फैसिलिटीज। ठीक, और स्पेशल फैसिलिटीज कमजोर लोगों को दिया जाए। ये मानवता भी है, सामाजिक व्यवस्था भी है और नैतिकता भी है। कमजोर लोगों को दिया जाए। जैसे सपोज विशेष आरक्षण का मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन है। ठीक, अब जब से रिजर्वेशन वर्ड्स नहीं आया था रिजर्वेशन वर्ड्स का, तो एक माँ के, एक मदर है, उसके 2 बच्चे, एक 1.5 ईयर का है, एक 3 मंथ का। इसमें से मां किसको ज्यादा स्पेशल प्रोटेक्शन देगी? 3 महीने। यही तो रिजर्वेशन है, यही रिजर्वेशन है। अब ये कहे कि मैं भी तो तुम्हारा ही लड़का हूं, लेकिन जितना तुम इसको केयर करती हो उतना ही केयर हमको क्यों नहीं करती? नहीं, कैपेबल हो गया है। और यही 3 माह का लड़का भी, इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन, प्रॉब्लम क्यों होती है रिजर्वेशन को लेकर?
प्रॉब्लम होती कहां पे है कि एसटी, ओबीसी और जनरल, जिसको भी अब रिजर्वेशन मिले, मान लीजिए ये एससी एसटी के रिजर्वेशन है, इनके रिजर्वेशन का प्रोटेक्शन मिलके इनके घर का कोई भी लड़का आईएएस, आईपीएस, पीसीएस हो गया। अब इसकी सोशल स्थिति भी इंप्रूव हो गई और इकोनॉमिकल स्थिति भी इंप्रूव हो गई। अब इसका लड़का अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, है कि नहीं? तो जब अच्छे स्कूल में पढ़ता है तो इसी समुदाय के दूसरे लड़के जिनकी कैपेबिलिटी नहीं है, गांव के स्कूल में पढ़ता है, तो उनके हकों को मारता है कि नहीं? प्रॉब्लम यह है, पहले इस समाज के लोग दूसरे लोगों द्वारा शोषित हो रहे थे, आज अपने ही लोगों द्वारा वो शोषित हो रहे हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है। और अगर प्रॉब्लम ये है तो इसीलिए मैंने कहा कि इंप्लीमेंटेशन इसका गलत है। आरक्षण गलत नहीं है, फैसिलिटीज देना, कमजोर लोगों को सहायता देना जरूरी है, क्योंकि नेचर सबको एक जैसा नहीं बनाई है। और अगर नेचर सबको एक जैसा नहीं बनाई है तो नेचर द्वारा जो कमजोर लोग हैं, जो नेचर के माध्यम से कमजोर लोग हो गए हैं नेचर के द्वारा, उन लोगों को ऊपर उठाने का प्रयास तो करना चाहिए कि नहीं? इसलिए यह फैसिलिटीज या यह जो स्थिति है, यह स्थिति उन लोगों को दिया जाए जो वास्तव में कमजोर लोग। राज्य को रिजर्वेशन का लाभ केवल उन्हीं लोगों को देना चाहिए जिसको वास्तव में इसकी क्या है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना, अगर मान लो अगर व्यक्ति कमजोर नहीं होता तो राज्य या राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना क्यों किया? राज्य या राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना इसीलिए की गई ना कि राज्य उसकी सहायता करे, जिसके कारण व्यक्ति अपना डेवलपमेंट कर सके, है कि नहीं? तो राज्य का स्वरूप और राज्य का कल्याणकारी, राज्य का वेलफेयर स्ट्रक्चर यही करता है कि कमजोर लोगों को भलाई, कमजोर लोगों की स्थिति को उत्पन्न किया जाए, कमजोर लोगों की स्थिति को बढ़ावा दिया जाए, है कि नहीं? तो जब कमजोर लोगों की स्थिति को बढ़ावा दिया जाए, कमजोर लोगों की सिचुएशन को बढ़ावा दिया जाए, तो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में कमजोर लोगों की जब स्थिति को बढ़ावा हम देंगे, कमजोर लोगों की स्थिति को हम ऊपर उठाएंगे, तो वास्तव में राज्य के उस नेचर की पूर्ति होगी जिसके लिए वास्तव में राज्य की स्थापना। स्टेट एंड गवर्नमेंट इज द मैन मेड इंस्टीट्यूशन, यही है ना? और मैन मेड इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है कि मानव निर्मित संस्था, मानव निर्मित संस्था। और मनुष्य किसी संस्था या किसी इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन किस लिए करता है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो आवश्यकता किसकी है? कमजोर व्यक्ति की, वीकर सेक्शन की। तो सहायता किसे दी जाए? कमजोर। इसलिए कभी भी मत कहिएगा कि आरक्षण गलत है। आरक्षण गलत नहीं है, आरक्षण का इंप्लीमेंट गलत है, समझ रहे हैं? और जब आरक्षण का इंप्लीमेंट गलत है तो इसका मतलब यह हो जाता है कि आरक्षण का लाभ उन लोगों को नहीं मिलता जिनको वास्तव में इसकी क्या है। समझ में आई बात? इसलिए ये एक अब इंपॉर्टेंस
डीपीएस का नेचर, डीपीएसपी का नेचर नॉन जुडिशियल है, नॉन जुडिशियल है। इसका मतलब कि स्टेट के लिए फोर्सेबल नहीं है। अब क्वेश्चन, जब स्टेट के लिए फोर्सेबल नहीं तो क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डीपीएसपी। कंसेप्ट तो यही हो गया कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो अंबेडकर ने इसका जवाब दिया कि जुडिशियल नेचर न होने के बावजूद भी इसके इंपॉर्टेंस में कोई कमी नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन किस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को एडॉप्ट करता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को एडॉप्ट करता है, या जिस संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना करता है, उस संसदीय प्रजातंत्र में कोई भी सरकार लंबे समय तक तभी शासन कर सकती है जब तक कि उसे जनता का समर्थन न मिले। और जनता का समर्थन तभी मिलेगा जब सरकार अपने कार्यों में उन सिद्धांतों को समाहित करे जिससे कि व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक स्थिति, इसलिए जुडिशियल नेचर न होने के बावजूद डीपीएस कहते हैं, अंबेडकर कहते हैं कि जुडिशियल नेचर न होने के बावजूद भी डीपीएसपी का इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं कम होता है कि डीपीएसपी के पीछे जन समर्थन है, पब्लिक सपोर्ट है, और कोई भी सरकार पब्लिक सपोर्ट को इग्नोर करके लंबे समय तक शासन, इसलिए इसके महत्व में कोई कमी नहीं। क्योंकि केटी शाह एक कमेंट भी कहते हैं कि ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। यानी नॉन जुडिशियल नेचर को लेकर यह कहा जाता है कि जुडिशियल अगर नेचर होता तो स्टेट के लिए फोर्सेबल हो जाता, बाध्यकारी हो जाता। अब फोर्सेबल होने के कारण राज्य के ऊपर इसे लागू किया जाता है। तो राज्य के ऊपर अगर लागू किया जाता है, राज्य की स्थिति को लागू किया जाता है, तो इस स्थिति के अकॉर्डिंग इसे लागू कर दिया जाए। ठीक, इस तरह से आपका ये टॉपिक क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब एक छोटा सा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज, वो कभी टाइम मिलेगा तो हम खत्म करेंगे उसको। बहुत छोटा सा है, मुश्किल से 5 से 7 मिनट का। कल टॉपिक है आपका, एक कंसेप्ट होगा आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्सेज प्रेसिडेंटियल सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली वर्सेज अध्यक्षीय शासन प्रणाली। ये कल का टॉपिक है, इसे पढ़ के आइएगा कल। ये एक डिबेट है, समझ रहे हैं, एक डिबेट है, पूरी की पूरी डिबेट है कि 1955 1950 यानी आफ्टर फ्रीडम इंडिया के समक्ष या भारत के समक्ष जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडॉप्ट किया जाए या प्रेसिडेंटियल। और ये प्रॉब्लम सिर्फ 1950 की नहीं है, ये प्रॉब्लम 1998 में भी आती है। समझ रहे हैं, ये प्रॉब्लम तो, और इसके बाद ये खत्म हो जाती है।